शाउट आउट टू बॉन्ग 1898। वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस वजह से साइंटिस्ट की टीम ने CW7 नाम के एक केमिकल को बनाया जो धरती का टेम्परेचर अपने आप डाउन कर देगा। काफी सारे देशों की सहमति के बाद इस केमिकल को एयर में छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से धरती का टेम्परेचर शुरू में डाउन होता है, लेकिन बाद में ये केमिकल इतना रिएक्ट कर जाता है कि धरती पे दोबारा से आइसेज आ चुकी है और जो भी इंसान अब बाहर रहेगा उस सब की मौत हो चुकी है। ऐसे में विल्फर्ड नाम के आदमी ने एक ट्रेन को बनाया जिसका नाम उसने स्नोपियर्सर रखा। इस ट्रेन के अंदर जितने भी लोग हैं अब धरती में बस उतने लोग बचे हुए हैं। ये ट्रेन पटरी पे चलती है और इसकी पटरी पूरी धरती पे फैली हुई है और धरती का एक चक्कर लगाने में इस ट्रेन को 365 दिन लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस ट्रेन में काफी सारी बोगियां हैं जिनमें से पीछे फ्री लोडर्स रहते हैं। फ्री लोडर्स वो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं थे और वो फ्री में इस ट्रेन में चढ़ गए। उनको खाने को प्रोटीन बार मिलता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। वहीं आगे की बोगियों में लोगों को काफ़ी अच्छे से रखा जाता है और इसके साथ साथ उन्हें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, जैसे नहाने को पानी, अच्छा खाना, उनके बच्चों के लिए स्कूल और इसके साथ साथ एक लग्जरी लाइफस्टाइल। अब आइस एज को आए लगभग 18 साल बीत चुके हैं। हमें कर्टिस दिखाया जाता है जो फ्री लोडर्स में से एक होता है। कर्टिस बताता है कि हमने 2 से 3 बार इन लोगों के ऊपर अटैक किया है, लेकिन हर बार हम हार चुके हैं। वो प्रोटीन बार्स में से एक मैसेज को ढूंढ रहा होता है। असल में ट्रेन की आगे की बोगी से कोई आदमी उनकी हेल्प कर रहा होता है और वो लोग अपने अगले अटैक की तैयारी कर रहे होते हैं। वो सबके प्रोटीन बार्स को चेक करते हैं, जहाँ किसी में उन्हें वो मैसेज नहीं मिलता है। इतने में टिमी नाम के बच्चे के प्रोटीन बार के अंदर उन्हें वो कैप्सूल मिल जाता है। जब वो कैप्सूल को निकालते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक नाम मिलता है जिसमें नामगुंग लिखा होता है। वो नामगुंग के बारे में अपने हेड गिलियम से पूछते हैं। गिलियम एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका एक हाथ और एक पैर नहीं होता है। गिलियम उनसे कहता है कि नामगुंग ने ही इस पूरी की पूरी ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम को बनाया है। वो यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन इन लोगों ने उसे जेल में कैद करके रखा है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो बात करने के लिए उस आदमी को एक ड्रग चाहिए होता है और उस ड्रग के बिना वो आदमी तुमसे मिलेगा ही नहीं। अब वो लोग उस ड्रग को ईजाद करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर अंदर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और वो एक आदमी को ढूंढ रहे होते हैं जो कि पियानो को बजा सके। वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि उनसे कहता है कि मैं पियानो तो बजा सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ मेरी वाइफ को ले चलें। काफ़ी देर वो जिद करता है, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसकी वाइफ को मार के वहाँ से भगा देते हैं और उस आदमी को मारपीट करके अंदर ले जाते हैं। अब अगले दिन एक और औरत आती है कुछ सिक्योरिटी वालों के साथ और उसे 2 बच्चों की जरूरत होती है, जहाँ वो सबकी हाइट चेक करती है और उसे टिमी पसंद आ जाता है। अब टिमी की मदर लड़ाई करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे धक्का देकर के टिमी को ले जाते हैं। वो एक और दूसरे बच्चे को ले जा रहे होते हैं, जहाँ उसका फादर अपना जूता फेंक करके उन लोगों के ऊपर चला देता है। अब गुस्से में आकर के वहाँ पे मैसन नाम की लड़की आती है। मैसन उन सबके बीच में शांति रखती थी। मैसन उनसे कहती है कि आप लोग जूते हैं, आपको पैर में पहना जाएगा क्योंकि आप लोग इस ट्रेन में फ्री में चढ़े हैं और आगे रहने वालों ने इस ट्रेन में चढ़ने के लिए पैसे दिए हैं, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं। इसके बाद जिस आदमी ने उनके ऊपर जूता चलाया होता है उस आदमी का हाथ वो ट्रेन के बाहर निकाल देते हैं और उसका पूरा का पूरा हाथ जमने लगता है और उसे काफी दर्द होने लगता है। अब मैसन के कहने पर उस आदमी के हाथ को अंदर खींचा जाता है, जहां हमें देखने को मिलता है कि उसका पूरा का पूरा हाथ जम चुका है। इसके बाद एक आदमी आता है और उस आदमी के हाथ को तोड़ देता है हथौड़ा मारने के बाद। तभी वहां पे गिलियम आ जाता है और वो मैसन से बहस करने लगता है। मैसन उससे कहती है आप इन लोगों के हेड हैं, आपके होते हुए ये लोग ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं, और एक तरीके से धमकी दे करके वो वहां से चली जाती है। अब कर्टिस काफी गुस्साने लगता है और उसे कुछ भी करके उन लोगों के ऊपर अटैक करना है। जहाँ कर्टिस गिलियम से कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि जब पिछली बार हम लोगों ने आंदोलन किया था तब सभी सिक्योरिटी गार्ड्स की गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी, तो उनके पास जो राइफल्स हैं वो पूरी तरीके से खाली हैं। अगर हम उनके ऊपर अटैक करते हैं तो वो हम लोगों से जीत नहीं पाएंगे। वो टेस्ट करने के लिए जाकर के गार्ड के गन के आगे अपना सर लगा देता है और उसका ट्रिगर दबा देता है जहां गन खाली होती है। ये देखते ही कर्टिस और बाकी सब उन सभी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन सबको पीटने लगते हैं। पीटने के बाद वो पहुंचते हैं आगे वाली बोगी में जहां किचन रहता है। कर्टिस ऊपर चेक करता है जहां वो पॉल नाम के आदमी से मिलता है। वो पॉल से कहता है क्या तुम ही वो आदमी हो जो हमें मैसेज भेजता था। पॉल उससे कहता है मेरे पास भी ये कोई और भेजता था जिसके बाद मैं किसी कैप्सूल में लगा करके तुम लोगों के पास भेज दिया करता था। जहां कर्टिस को पता चलता है कि जिन प्रोटीन बार्स को वो खाता है वो असल में कॉकरोच के द्वारा बनाए जाते हैं। कर्टिस को ये सब देख करके काफी गुस्सा आता है और उसे उल्टी भी आती है, लेकिन वो अपने साथियों से कहता है
कि बोगी में पीछे रहने वालों को नहीं पता चलना चाहिए कि वो लोग जो प्रोटीन बार खाते हैं उसको कॉकरोचेस से बनाया जाता है। वो लोग वहां से आगे निकलते हैं नामगुम को बचाने के लिए। वो जेल में पहुंचते हैं जहां वो लोग नामगुम और उसकी बेटी को निकालते हैं। वो दोनों ही ड्रग्स के नशेड़ी होते हैं और उनको वो लोग ड्रग्स देते हैं। जिसके बाद वो लोग वहां से आगे पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें एक और मैसेज मिलता है जिसमें वाटर लिखा होता है, जहां पे कर्टिस कहता है कि अगर हम इनका वाटर कब्जा कर लेंगे तो ये लोग हमारे अंडर में आ जाएंगे और हम इन सबसे बड़े आराम से जीत जाएंगे। अब आता है आपका पहला सवाल, फ्री लोडर्स के लीडर का क्या नाम था जिसका एक हाथ और एक पैर नहीं था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। कर्टिस को पता चलता है कि नैम की बेटी योना चीजों के आर पार देख सकती है। योना मना करती है नैम को गेट खोलने के लिए, लेकिन तब तक नैम ने गेट खोल दिया होता है और उनके सामने काफी सारे लोग खड़े होते हैं अपने हाथ में हथियार लेकर के। उन लोगों को वहां पे मैसन ने भेजा होता है। मैसन उन लोगों से कहती है कि 75% फ्री लोडर्स को जान से मार दो। अब फ्री लोडर्स और उन गुंडों की लड़ाई होती है जिसमें दोनों पक्ष के लोग जान से मारे जाने लगते हैं। इतने में ट्रेन एक जगह के ऊपर से निकलती है जिसका मतलब कि ट्रेन ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। नैम और योना देखते हैं बाहर तो उन्हें एक जगह दिखाई देती है जहाँ की बर्फ अब काफी गल गई होती है। इसका मतलब धरती का टेम्परेचर अब धीमे धीमे नॉर्मल हो रहा है और इंसान वहां रह सकता है। उन लोग की लड़ाई चल रही होती है। इस बीच वो सभी गुंडे रुक जाते हैं क्योंकि 1 साल हो गया होता है। इसके बाद वो सब के सब नाइट विजन पहन लेते हैं और उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। योना बताती है कि आगे एक गुफा आने वाली है, इसका मतलब काफी देर तक अंधेरा रहेगा और ये सब तब तक हमें आराम से जान से मार देंगे। और वैसा ही होता है और अंधेरा आ जाता है और वो सब लोग उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसमें काफी सारे फ्री लोडर्स मारे जाने लगते हैं। इतने में उनका साथी चैन वहां पे मशाल लेकर के आ जाता है काफी सारे फ्री लोडर्स के साथ और ट्रेन की उस बोगी में रोशनी हो जाती है जिसमें काफी देर लड़ाई होती है और खूब सारे गुंडे मारे जाने लगते हैं। इसके बाद कर्टिस जाकर के मैसन को पकड़ने लगता है कि तभी उसके साथी एडगर को एक सिक्योरिटी हेड पकड़ लेता है और वो कर्टिस से कहता है कि अगर आपने मैसन को पकड़ लिया तो हम इसको जान से मार देंगे। कर्टिस के पास वो आखिरी मौका होता है क्योंकि वो जानता था कि मैसन अगर उसके हाथ नहीं लगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। वो मैसन के चक्कर में अपने साथी की बलि दे देता है और उसको पकड़ने आगे चला जाता है और एडगर की वहीं पे मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि उस आदमी को बाद में योना जान से मार देती है। अब कर्टिस मैसन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मुझे विल्फर्ड के पास ले जाना होगा। वो लोग विल्फर्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर उन्हें अलग अलग बोगियां दिखाई देती हैं। उन्हें पौधे की बोगियां दिखाई जाती हैं, इसके बाद उन्हें मछली की बोगियां दिखाई देती हैं और उसके बाद जब वो आगे जाते तो उन्हें स्कूल दिखाई देता है। स्कूल पहुंचते ही टिमी की मम्मी चारों तरफ अपने बच्चे की फोटो दिखाने लगती हैं और उसके साथ साथ एडवर्ड भी अपने बच्चे की फोटो दिखाते हुए पूछने लगता है कि क्या आपने इस बच्चे को देखा है। इस बीच वो ये भी देखते हैं कि टीचर गरीब लोगों के बारे में पढ़ा रही होती है और बोलती है कि अगर आप कमाएंगे नहीं तो इनके जैसे ही नालायक बन जाएंगे। वहां पे खड़ा एक बच्चा बोलता है कि मैंने इन दोनों को देखा था, गार्ड इन लोगों को आगे की बोगी की तरफ ले गए थे और शायद ये लोग इंजन रूम में। तभी वहां पे एक आदमी आ जाता है अपने साथ खूब सारे अंडे लेकर के और उन बच्चों के बीच में वो अंडे बांटने लगता है और एक टोकरी वो उस टीचर को भी दे देता है। अब वो अंडे लेकर के पहुंचता है फ्री लोडर्स के पास जहां फ्री लोडर्स उससे कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि मुर्गियां खत्म हो चुकी हैं, अंडे कहाँ से आए। जिसके बाद वो आदमी उनसे कहता है यहाँ काफी सारे अफवाहें फैली हुई हैं, जैसे मुर्गियां खत्म हो गई और गोलियां खत्म हो गई। इसके बाद वो गन निकालता है और अपने साथियों में दे देता है और उसके बाद फ्री लोडर्स का खात्मा होना शुरू हो जाता है। वो काफी सारे फ्री लोडर्स के ऊपर गन चलाता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं अंदर टीचर भी गन उठा लेती है और वो सबके ऊपर गन चलाने लगती है जिसमें एडवर्ड की जान चली जाती है। मैसन वहां पे छुप जाती है। मौका देख करके चैन उस टीचर के ऊपर चाकू मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। कर्टिस उस गन को उठाता है और वो मैसन के ऊपर गन तान देता है। इतने में वो देखता है सीसीटीवी फुटेज में कि गिलियम को सिक्योरिटी हेड ने जान से मार दिया है। अब वो गुस्से में आकर के मैसन को जान से मार देता है और वहां से बचे हुए लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है। अब आता आपका दूसरा सवाल, नैम की बेटी का क्या नाम था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। गिलियम की मौत से दुखी कर्टिस नैम से कहता है सालों पहले जब फ्री लोडर्स के लिए खाना नहीं था और खाना खत्म होने की वजह से सब भूखे हो गए थे तो उन लोगों ने एक दूसरे को मार के खाना शुरू कर दिया था। ऐसे में एडवर्ड के ऊपर एक आदमी ने अटैक किया था और वो उसको मारने वाला था। इतने में गिलियम ने आकर के अपना हाथ काट करके उस आदमी को खाने के लिए दे दिया था और वो आदमी कोई और नहीं, मैं ही था। ये बोलते बोलते कर्टिस काफी दुखी हो जाता है। वो बताता है इसके बाद हम लोगों के लिए प्रोटीन बार आने लगे, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं कि इनको कॉकरोचेस से बनाया गया है, वरना हो सकता है कि वो सब फिर से विद्रोह करने लगे और एक दूसरे के ऊपर अटैक करके उन्हें जान से मारने लगे। अब आगे जब कर्टिस और नैम पहुंचते हैं तब कर्टिस को यह भी याद आता है कि गिलियम ने उससे कहा था कि विल्फर्ड को जब भी देखना तो उसको तुरंत जान से मार देना, क्योंकि अपनी बातों में अगर उसने तुम्हें फंसा लिया तो तुम फंस जाओगे। तभी वहां पे एक गेट आता है जिसको खोलने में नैम को काफी टाइम लगता है। इतने में उनके
पीछे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उन लोगों के ऊपर अपने आदमियों के साथ गोली से अटैक कर देता है, जिसमें कर्टिस, नैम और योना बचते हैं और बाकी सबकी जान चली जाती है। मरते मरते टिमी की मदर कर्टिस से कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लेना, और उसकी मौत हो जाती है। अब वो लोग जवाबी कार्रवाई करते हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और उसके आदमी मारे जाते हैं। आगे पहुंचने के बाद उनके सामने इंजन रूम आ जाता है, जिसका गेट काफी देर तक नैम से खुलता नहीं है। अब गुस्सा करके कर्टिस उसके ऊपर काफी सारे घूंसे मारता है, जहां नैम उससे आकर के कहता है जिस ड्रग का नशा हम लोग करते हैं असल में हम उसका नशा नहीं करते हैं, वो एक बॉम्ब का पदार्थ है। उसको अगर हम लोग जोड़ दें और उसमें माचिस छुआ दें तो वो इतना खतरनाक विस्फोटक है कि पूरी की पूरी ट्रेन को पलटा सकता है। वो उस ड्रग से बॉम्ब बनाने लगता है। ऐसे में ट्रेन के इंजन डिपार्टमेंट से एक लेडी निकलती है और वो गन तान देती है कर्टिस के ऊपर और उससे कहती है कि आप अंदर चलिए, विल्फर्ड ने आपको बुलाया है। अंदर वो जाता है जहाँ पे उसे विल्फर्ड मिलता है। उसे याद आता है कि गिलियम ने उससे कहा था कि इसको तुरंत मार देना, लेकिन तब तक विल्फर्ड उससे ये बोल देता है कि तुमको सारे के सारे मैसेजेस मैंने ही भेजे थे। कर्टिस उससे पूछता है ऐसा तुमने क्यों किया, जहाँ पे उससे विल्फर्ड कहता है कि ट्रेन की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगर ऐसे ही चला तो ट्रेन ओवर पॉपुलेट हो जाएगी और इन लोगों को हम बचा नहीं पाएंगे और इंसानों का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हर बार जो दंगे हुए वो मैंने ही कराए और इसमें अमीर और गरीब दोनों तरफ के लोग मारे गए। इतने में विल्फर्ड अपने उस आदमी को फोन कर देता है जिसके पास अंडे थे और उससे कहता है कि पीछे की बोगी में 75% फ्री लोडर्स को जान से मार दो, और वो उन सब के ऊपर गोली चला के उन सबको जान से मार देता है। और विल्फर्ड उनकी चीखें सुनाता है कर्टिस को। कर्टिस को काफी गुस्सा आता है और वो विल्फर्ड की तरफ बढ़ता है, जहां विल्फर्ड उससे कहता है तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, वैसे भी कुछ समय में मेरी जान जाने वाली है, मैं चाहूंगा कि मेरी पोस्ट को तुम ले लो। तभी वहां पे योना देख लेती है कि आगे की ट्रेन की बोगी में इंजन डिपार्टमेंट में नीचे ही टिमी और वो दूसरा बच्चा है। वो ये बात अपने फादर नैम को बता देती है, जहां नैम उससे कहता है कि मुझे माचिस की जरूरत है, मैं चाहूंगा कि तुम अंदर जा करके कर्टिस से माचिस ले आओ। वो अंदर भाग के जाती है माचिस लेने के लिए, जहां पे वो कर्टिस से कहती है कि इसके नीचे ही वो बच्चे हैं। कर्टिस देखता है तो वहां पे टिमी और वो दूसरा बच्चा ट्रेन की इंजन डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, जहां विल्फर्ड उससे कहता है कि ट्रेन अब काफी तरीके से खराब हो चुकी है, जिस वजह से मुझे कुछ ऐसे बच्चों की जरूरत थी जिनका शरीर छोटा था और वो वहां पे जाकर के मशीन को चला सकें। कर्टिस को काफी गुस्सा आता है और विल्फर्ड को घूंसा मार देता है। इतने में योना कर्टिस से माचिस लेकर के वहां से निकल जाती है और अपने फादर को दे देती है। नैम उस माचिस को जला देता है, जिसके बाद वहां का बॉम्ब जलने लगता है। कर्टिस नीचे हाथ डाल करके टिमी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसमें उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट लग जाती है, लेकिन वो टिमी को बाहर निकाल लेता है और वो दूसरा बच्चा भी दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर नैम का लगाया बॉम्ब फट जाता है और ट्रेन पटरी से नीचे गिर जाती है और वो बर्फ में दब जाती है, जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली जाती है, इंक्लूड कर्टिस। सब के सब मारे जाते हैं। आखिर में बस योना और टिमी बचते हैं, जो कि ट्रेन के बाहर खड़े होते हैं। उन्हें वहां पे एक पोलर बियर दिखाई देता है। इसका मतलब धरती अब रहने लायक हो चुकी है। अब यहाँ से आगे दो ही चीज हो सकती है, या तो वो लोग उस पोलर बियर से दूर जा करके इंसानों की पॉपुलेशन को दोबारा बढ़ा सकेंगे, या फिर वो पोलर बियर उन दोनों को जान से मार देगा और इंसानों का खात्मा वहीं पे हो जाएगा और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।